जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और ये जनजातियों से संबंधित सेकेंड वीडियो होगा। इसमें सारे ऑनलाइन प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस जनजाति के द्वारा महिषासुर को देवताओं का राजा माना जाता है। तो हो जाएगा असुर जनजाति के द्वारा महिषासुर को देवताओं का राजा माना जाता है। असुर जनजाति जो है दोस्तों, ये झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है और इनकी भाषा असुरी है। ये असुर जनजाति की बात करें दोस्तों, तो ये इन लोग जो होते हैं लोहा गलाने में, तांबा गलाने में, औजार बनाने में इसका निपुण जनजाति माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्याम सुंदरपुर क्षेत्र यानी घाटशिला का क्षेत्र है, किस जनजाति का प्रमुख निवास है। तो घाटशिला का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये बथुड़ी जनजाति का निवास स्थान माना जाता है, श्याम सुंदर क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि बथुड़ी जनजाति में परिवार देवता को किस नाम से जाना जाता है। तो बथुड़ी जनजाति में जो पारिवारिक जो देवता होता है उनको मंगला ठाकुर के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड में 32 जनजातियां हैं दोस्तों, और 32 के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी जरूर चाहिए, क्योंकि उनकी बेसिक चीज़ से प्रश्न रहती है, इसीलिए थोड़ा बहुत सभी जनजातियों को आप थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि बैगा जनजाति में दुल्हा देव की पूजा किस उद्देश्य से की जाती है। तो ये हो जाएगा रोग एवं दुर्घटना से बचाव के लिए। तो बैगा जो जनजाति है उसमें जो दुल्हा देव की पूजा की जाती है रोग एवं दुर्घटना से बचाव के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जनजाति में मृतक संस्कार के तहत छानहुड, दुकान तथा तेलनहान एवं 10 कर्म की क्रिया की जाती है। ये सारा जो हो जाएगा दोस्तों, ये बेदिया जनजाति में की जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति खुद को विश्वकर्मा की वंशज मानती है। तो ये हो जाएगा करमाली जनजाति। करमाली जो जनजाति होता है वो विश्वकर्मा का वंशज मानती है, क्योंकि ये जो जनजाति होती है ये शिल्प कला के क्षेत्र में इन लोग दक्ष होते हैं और लोहे का अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए ये जनजाति प्रसिद्ध होती है। इसीलिए देखिए दोस्तों, तो इन लोग जो हैं अपने आप को विश्वकर्मा का वंशज मानते हैं। इनकी भाषा जो है दोस्तों कुरमाली होती है, क्योंकि करमाली इनकी जो जनजाति है इनकी भाषा कुरमाली है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इनकी भाषा कौन सी है, तो कुरमाली है। जो एक प्रजातीय दृष्टि से देखें तो प्रोटोस्लाइट प्रजातीय दृष्टि में इन लोग आते हैं। और इन लोग जो हैं अपना जो दामोदर नदी है उस नदी को पवित्र नदी के रूप में इन लोग मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। उनके जो सर्वोच्च देवता होता है वो सिंहबोगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति का पंचायत जो होता है प्रमुख मालिक कहलाता है। तो इनकी जो पंचायत होती है उसमें देखें अगर दोस्तों, तो करमाली जनजाति की जो पंचायत होती है उसमें जो पंचायत का प्रमुख होता है उसको मालिक कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और जो मालिक होता है दोस्तों, और इनके जो पंचायत में देखें तो जो पूजा करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, यानी तो उसको पाहन कहा जाता है या नया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बूढ़ा बूढ़ी किस जनजाति की कुल देवता है। तो बूढ़ा बूढ़ी जो होता है ये करमाली जनजाति की ही जो है एक कुल देवता होता है। अगला प्रश्न है कि नाऊ, उलमरिया एवं कारी किस जनजाति के प्रमुख गोत्र हैं। तो हो जाएगा नाऊ, उलमरिया एवं कारी जो होता है ये बिंझिया जनजाति के गोत्र होते हैं। तो गोत्र को किली भी कहा जाता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ जनजातियों में गोत्र से भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। जो अगर बिंझिया जाति की बात करें दोस्तों, तो इनका जो निवास स्थान है विंध्य पर्वत है, और इसी चलते इन्हें विंध्यवासिनी भी कहा जाता है। तो बिंझिया जनजाति को विंध्यवासिनी भी कहा जाता है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति छोटा नागपुर राजा को सैनिक सेवा देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये हो जाएगा बिंजिया जनजाति ही। बिंजिया जनजाति जो थे वो छोटा नागपुर का राजा को सैनिक सेवा देने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी और उस समय सैनिक सेवा इन लोग देते थे। अगला प्रश्न है कि बिंजिया जनजाति में मदोस एवं कार्था शब्द का अर्थ है। तो बिंजिया जनजाति में मधोस एवं कार्था शब्द का अर्थ होता है कि जातीय पंचायत का प्रमुख। तो मदहोश एवं कार्था जो दो है वो जातीय पंचायत का प्रमुख के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बिंजिया जनजाति में देखें दोस्तों तो जो युवागिरी होता है ये नहीं पाया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि बिंजिया जनजाति में कोई भी युवागिरी नहीं पाया जाता है तथा हड़िया वगैरह पीना भी इसमें वर्जित होता है। यानी कि लोग जो हड़िया जो होता है जो पेय पदार्थ होता है उसको भी लोग नहीं पीते हैं, मना ही रहता है जनजाति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की दो प्रमुख जनजाति कौन है जो खुद को सूर्य का वंशज मानती है? ये हो जाएगा बिरहोर एवं खरवार जनजाति। दो ऐसे जनजाति हैं जो अपने आप को सूर्य का वंशज मानती है। जो पता होगा दोस्तों कि जो खरवार जनजाति होता है वो अपने आप को एक बोलना चाहिए कि अब जो बोलते हैं वो करते हैं। मतलब इन लोग जो बात को बोलते हैं उस बात पर अडिग रहने के लिए इनको जाना जाता है खरवार जनजाति को। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति है जो अपने सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं अपने वचन के लिए, तो होते हैं खरवार जनजाति ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है। तो बिरजिया जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जंगल की मछली। तो बिरजिया का शाब्दिक अर्थ ही होता है जंगल की मछली। आगे बढ़ते हैं कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। तो बिरहोर का शाब्दिक होता है जंगल का आदमी। तो याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। बिरजिया जी या नीचे में थोड़ा सा लंबा बिरजिया तो माने जंगल का मछली। बिरहोर यानी जंगल का आदमी। वीरहोर यानी वीर से शब्द हो रहा है तो आदमी जो होता है वीर होता है, तो वो जंगल की आदमी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि छड़ीधार एवं कुटुम्बित किस जनजाति की जातीय पंचायत के प्रमुख है? ये हो जाएगा बिरजिया जनजाति के। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि छड़ीदार एवं कुटुम्बित जो है ये बिरजिया जनजाति के जातीय पंचायत के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जनजातीय परंपरा के अनुसार विवाह के बाद पुत्री को चल संपत्ति का हकदार माना जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों चेरो जनजाति, जो इनका निवास स्थान पलामू क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। तो चेरो जनजाति के जो है उनमें जो चल संपत्ति को दो रूप अगर देख सकते हैं, चल और अचल संपत्ति। तो जो भूमि वगैरह होती है जो अचल होती है यानी कि उसको चलता नहीं है। चल संपत्ति गाड़ी मोटर वगैरह जो होता है ये क्या है, चल संपत्ति है। तो चल संपत्ति में चेरो जनजाति में क्या होता है, पुत्री के भी हकदार माना जाता है। अगला है कि झारखंड की कौन सी जनजाति कुलीन, कोलदार और कमिया में विभाजित है? ये हो जाएगा दोस्तों गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है वो कुलीन, कोलदार एवं कमिया में विभाजित है। गोंड जनजाति पूरे देश की सबसे बड़ी जनजाति है और इनका सबसे ज़्यादा निवास स्थान अगर देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश का जो इलाका है यहाँ पर रहते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा, इन क्षेत्रों में इनका निवास स्थान ज़्यादा है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में अगर गोंड जनजाति देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से जो लगा हुआ जिला है जैसे कि लातेहार, सिमडेगा, लोहरदगा, तो इन सब जिलों में इनका निवास देखने को मिलता है गोंड जनजाति का झारखंड में। अगला प्रश्न है कि दूध लौटाना किस जनजाति में प्रचलित विवाह है? तो दूध लौटाना, दूध लौटवा विवाह कहते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गोंड जनजाति में। यानी कि दूध लौटवा विवाह में क्या होता है दोस्तों कि जिसे घर में शादी कर सकते हैं इन लोग जिस घर में उनका दूध से संपर्क ना हो, मतलब जिसके माता पिता उसका दूध मतलब बोलना चाहिए कि रिलेशन में क्लोज ना हो एकदम, तो वैसे घर में इन लोग शादी कर लेते हैं। इसलिए दूध लौटवा विवाह गोंड जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति का धर्म जो है हिंदू धर्म और एमेनिज्म का मिश्रण माना जाता है?
तो ये हो जाएगा गोंड जनजाति को ही। गोंड जनजाति में देखें तो हिंदू धर्म के भांति लोग जो हैं सभी कुछ देखने को मिलता है, पूजा पाठ रहन सहन लगभग सभी कुछ समान देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति के द्वारा वृंदावन, देवघर, बनारस को पवित्र स्थान माना जाता है? ये हो जाएगा गुड़ाइत जनजाति के द्वारा। तो झारखंड की गुड़ाइत जनजाति जो है वो वृंदावन, देवघर और बनारस को पवित्र स्थान के रूप में इन लोग मानते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति कुशल, तबला और ढोल वादक होती है? तो याद रखना है कि ये जनजाति जो है वो गुड़ाइत जनजाति ही है। तो गुड़ाइत जनजाति जो होते हैं कुशल जो होते हैं माने निपुण होते हैं, कुशल होना निपुण होना, तबला वादक में एवं ढोल वादक दोनों में ये जनजाति जो होती है अच्छा निपुण मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि खड़िया जनजाति की एकमात्र शाखा कौन है जो झारखंड में निवास करती है? तो ये हो जाएगा आपका खड़िया जनजाति में अगर देखें दोस्तों तो दूध खड़िया। तो याद रखना है कि खड़िया जनजाति जो होता है दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, 3 खड़िया में विभाजित होती हैं। और तीनों में अगर देखें दोस्तों तो दूध खड़िया जनजाति जो होता है वो ये तीनों में सर्वाधिक संपन्न माना जाता है। यानी कि देखें तो तीनों जो जनजाति होगा दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, ये तीनों में सबसे संपन्न होता है, माने आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती है और ये झारखंड में निवास करती है। वहीं देखें दोस्तों तो पहाड़ी खड़िया की जो स्थिति है वो थोड़ा सा दयनीय होती है क्योंकि लोग पहाड़ में रहते हैं अभी भी, और इनकी जो होती है जिंदगी लूटला और कूट खाव की जैसी होती है खड़िया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूध खड़िया जो होता है दोस्तों वो कृषि कार्य के लिए निपुण हो चुके हैं और कृषि कार्य अच्छे से करते हैं, उनका जीवन शैली जो है थोड़ा सा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की कौन सी जनजाति खुद को राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित का वंशज मानती है? ये हो जाएगा दोस्तों खरवार जनजाति। खरवार जनजाति जो है अपने को राजा हरिश्चंद्र का पुत्र तथा रोहित का वंशज मानती है। और खरवार जनजाति जैसे बताया दोस्तों कि लोग सत्य वचन और सर्वोत्तम कुर्बान करने वाले जनजाति के रूप में जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। खरवार जनजाति के छाता शब्द का क्या अभिप्राय है? तो छाता शब्द का अभिप्राय है अंतःग्राम्य सभा से है, यानी अंतःग्राम्य सभा जो है इसके लिए छाता शब्द का प्रयोग इन लोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में वधु मूल्य को पीठमोड़ी कहते हैं? ये हो जाएगा दोस्तों आपका किसान जनजाति। किसान जनजाति में वधु मूल्य को पीठमोड़ी कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों किसान जनजाति जो है ये भी अगर देखें तो किसान जनजाति की अगर बात करें दोस्तों तो ये भी झारखंड की एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है, क्योंकि इनका जो है ज़्यादातर अब संख्या नहीं रह गई है, बहुत कम संख्या में ही बची हुई है किसान जनजाति। और यह जनजाति स्वयं को जो होता है नगीसिया जो होता है वो स्वयं को नगीसिया कहती है और कृषि कार्य के प्रमुखता प्रदान करने के कारण इस जनजाति के रूप में जाना जाता है। ये जनजाति जो देखें दोस्तों तो ये अगर देखें तो पांडवों का वंशज बताते हैं कि हम लोग जो है किसान जनजाति पांडवों का वंशज अपने आप को मानती है। और ये जनजाति में खासियत है दोस्तों कि ये जनजाति जो है 2 में बटा हुआ है, 2 भागों में विभाजित है, यानी 2 जातियों में विभाजित, एक सिंदूरिया और एक तेलिया। जो शादी करने समय जो लोग सिंदूर दान करते हैं उसको सिंदूरिया कहा जाता है, और तेलिया जो होते हैं इन लोग सिंदूर दान नहीं करते हैं शादी में। तो किसान जनजाति में ही 2 रूप में बटा हुआ है, सिंदूरिया और तेलिया के रूप में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति बदर एवं आलू शाखा में विभाजित है? ये हो जाएगा कोरा जनजाति। कोरा जो जनजाति होती है ये बदर और आलू शाखा में विभाजित है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इस जनजाति में देखें दोस्तों तो एक प्रचलित चीज़ है वधु मूल्य, जिसे पोन कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है पोन किस जनजाति के वधु मूल्य को कहा जाता है? तो इस जगह कोरा जनजाति को कोरा या कोड़ा जनजाति दोनों को दे सकता है, तो इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है।
और कोड़ा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मिट्टी कोड़ना या काटना। ये भी अगर पूछेगा तो थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महली जनजाति की कौन सी शाखा पालकी ढोने का कार्य करती थी? ते हो जाएगा तांती महली। तांती महली जो होती है वो पालकी ढोने का काम करती थी। तो पता होगा कि महली जनजाति जो है 5 शाखाओं में विभाजित है। इनकी 5 उपजातियां हैं, जैसे कि बांस फुड़ महली यानी बांस के वस्तुओं के लिए दक्ष होती है। इसके बाद जो होता है पातर महली होता है, वो बांस उपकरण बनाता है तथा खेती कार्य करता है। दोनों रूप से इन लोग पातर महली करते हैं। और तांती महली जो होते हैं ये इन लोग शादी विवाह में पालकी ढोने के काम करते हैं। और एक होता है दोस्तों सुलंकी महली। तो सुलंकी महली जो होता है वो कृषि कार्य एवं मजदूरी करते हैं। अब एक होता है महली मुंडा जो मजदूरी एवं कृषि कार्य तथा इन लोग मुख्य रूप से करते हैं। और इनका जो निवास स्थान है महली का वो लोहरदगा वाला इलाका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महली जनजाति का प्रधान पेशा है। तो महली जनजाति का अगर प्रधान पेशा अगर देखा जाए तो बांस से निर्मित वस्तु का निर्माण करना होता है, यानी शिल्पी जनजाति है। और बांस कला में ये जनजाति निपुण मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति में मूछ दाढ़ी नहीं होती है? ते हो जाएगा हो जनजाति। हो जो है कोल्हान मतलब इलाका हो क्षेत्र में रहते हैं और इस जनजाति के लोगों को ज़्यादातर मूछ दाढ़ी नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति को झारखंड का सबसे वीर लड़ाकू एवं स्वाभिमानी जाति माना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों खरवार जनजाति, जो झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये जनजाति जो होती है अपने आप को वीर लड़ाकू और स्वाभिमानी जाति मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि लुकमा, बियारी और कलेवा किस जनजाति में संबंधित शब्दावली है? तो ये हो जाएगा दोस्तों खरवार यो बिरजिया जनजाति में। लुकमा जो होता है वो सुबह के खाना को बोलते हैं। और बियारी जो होता है ये देखें दोस्तों तो व्यवहारिक रूप से अगर बियारी जो होता है वो रात को खाना को बोला जाता है, लेकिन इसमें जनजाति में हमने 2-3 जगह बुकों में देखा तो बियारी में कहा गया है कि दोपहर के खाना को बोला जाता है। और कलेवा जो होता है वो रात को खाना को बोला जाता है। लेकिन हमको थोड़ा यहाँ उटपटांग लग रहा है, जस्ट अपोजिट, क्योंकि कलेवा जो होता है दोपहर के खाना को और बियारी जो है रात को खाना को बोला जाता है। क्योंकि व्यवहारिक रूप जो है, क्योंकि मेरे घर साइड में यही देखने को मिलता है और यही सब लोग बोलते हैं। अब बुक में जो लिखा है अब उसके हिसाब से देखें तो बियारी को कहा गया है कि दोपहर के खाना को। तो अब इसको कैसे किया जाए, व्यवहारिक रूप को समझा जाए या बुक वाले को समझिए? तो बुक वाले को ही मान के चलिएगा अभी, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? अगला है झारखंड की किस जनजाति को चूहाड़ या सरदार कहकर बुलाते हैं? ये हो जाएगा भूमि जनजाति को चूहाड़ एवं सरदार कह के बुलाते हैं। तो याद रखिएगा भूमि जनजाति को कहा जाता है चूहाड़, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इनको चूहाड़ शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड की किस जनजाति का धर्म जो है जीवात्मावाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप माना जाता है? तो हो जाएगा भूमि जनजाति को जीवात्मावाद एवं हिंदू धर्म का मिश्रित माना जाता है। तो याद रखना है कि भूमि जनजाति को ही ये चीज़ों को माना जाता है जीवात्मावाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जनजाति के लिए ऋग्वेद में आनास, वर्त एवं मृधवाच शब्द का प्रयोग किया गया है या प्रयोग मिलता है? तो हो जाएगा दोस्तों असुर जनजाति को। असुर जनजाति जो है प्राचीन जनजाति है और इसका उल्लेख जो है आपके ऋग्वेद में ही आनास, अवर्त या मृदवाच शब्द के रूप में किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अनास से मतलब होता है कि चपटी नाक वाले, और वृत मतलब होता है कि निम्न आचरण करने वाले, और मृदवाच मतलब अस्पष्ट बोलने वाले। और एक और शब्द का प्रयोग हुआ है सुदृढ़, यानी लोहे दुर्ग अथवा अटूट दुर्ग निवासी के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति में विवाह विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो असुर जनजाति में विवाह विधि को इदी ताइमा
के नाम से जाना जाता है। तो शुरू में एक विवाह की विधि है ईदीमी, जिसे ईदी ताइमा भी कहा जाता है, और इसमें वधू मूल्य को जो है डाली टाका कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति अल्लाह और उदल को अपना वीर पुरुष मानती है? तो ये हो जाएगा बंजारा जनजाति। बंजारा जो जनजाति होती है वो अल्लाह और उदल को अपना वीर पुरुष के रूप में मानती है। अगला प्रश्न है कि बंजारा जनजाति में वधू मूल्य को कहते हैं। तो बंजारा जनजाति जो होती है ये वधू मूल्य को हरजी कहते हैं। ये जनजाति अगर देखें दोस्तों तो विलुप्त होने के कगार में है। इनकी अगर झारखंड में अगर जनसंख्या की बात करें तो मात्र 487 जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनजाति मात्र पूरे झारखंड में 487 है। तो इस तरह से विलुप्त होती प्रजाति है, और ध्यान में रखना है कि इन अल्लाह उदल को वीर पुरुष मानते हैं। इनकी प्रसिद्ध लोक नृत्य जो होता है वह दंड खेलना होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वधू मूल्य को इन लोग हरजी कहते हैं। तो 2-3 पॉइंट जो विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। इनकी जो भाषा होती है वो लंबाड़ी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति का मूल निवास स्थान ढालभूमि के पहाड़ी श्रृंखलाओं तथा स्वर्ण रेखा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों बथुड़ी जनजाति का। तो याद रखिएगा कि बथुड़ी जनजाति जो है इनका मुख्य निवास स्थान जो ढालभूमि के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जनजाति जो होती है दोस्तों बथुड़ी जनजाति, ये खुद को भूंया का पूर्वज मतलब बताती है कि हम लोग भूंया का पूर्वज जनजाति है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस जनजाति के द्वारा टूसू पर्व को मीठा पर्व कहा जाता है? तो टूसू पर्व का जो होता है मीठा पर्व कहा जाता है, ये करमाली जनजाति के द्वारा कहा जाता है। और करमाली जनजाति जो होता है दोस्तों ये देखो तो शिल्पी जनजाति होता है, शिल्पकला में दक्ष होता है और लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक दृष्टि से बिरजिया जनजाति किन 2 वर्गों में विभाजित है? तो बिरजिया जनजाति जो होता है ये भी सिंदूरिया और तेलिया में विभाजित है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि सिंदूरिया और तेलिया में विभाजित जो है बिरजिया जनजाति भी सिंदूरिया और तेलिया में विभाजित है। सिंदूरिया में क्या होता है दोस्तों, ये जनजाति की शाखाएं जो होती हैं महिलाएं जो सिंदूर लगाती है, और तेलिया में जो होती हैं इस जनजाति की शाखाएं की जो महिलाएं होती हैं वो सिंदूर नहीं लगाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये जनजाति जो है आपका और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि किसान जनजाति हो गया और एक जो हो गया आपका बिरजिया जनजाति, 2 जनजाति जो है सिंदूरिया और तेलिया में विभाजित है। तो याद रखना है बिरजिया और किसान। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति के परिधान को किरिया एवं चाचन कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बेदिया एवं मुंडा जनजाति। यानी बेदिया और मुंडा जनजाति में देखें दोस्तों तो जो परिधान होता है उसको किरिया और चाचन कहते हैं। जो पहनने का जो वस्त्र होता है उसकी बात हो रही है। तो ये जो होता है बेदिया और मुंडा जनजाति में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में अग्निहोत्री, करटाहा एवं कौशिल एवं नाग, अग्निहोत्री, करहाटा, कौशिल एवं नाग गोत्र का प्रचलन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों विंध्या जनजाति में प्रचलन है। तो याद रखना है कि विंध्या जनजाति में एक गोत्र का प्रचलन देखने को मिलता है, करटाहा, अग्निहोत्री और कौशिक एवं नाग। अगला प्रश्न है कि कोल जनजाति में वधू मूल्य को कहते हैं? तो कोल जनजाति में वधू मूल्य को कहते हैं पोटे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो पोटे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति में कूटमैती प्रथा का प्रचलन है? ये हो जाएगा कंवर जनजाति। तो आपको पता है कंवर और कोल 2 जनजाति को 2003 में झारखंड ने इसकी मान्यता दी है। इससे पहले जो झारखंड में जो थी दोस्तों वो मात्र 30 जनजातियाँ थी और कोल और कंवर को शामिल होने के बाद देखें तो 32 जनजाति हो गई है। तो याद रखना है कि झारखंड में कौन सी जनजाति में कूटमैती प्रथा प्रचलन है, तो हो जाएगा कंवर जनजाति। और कंवर जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है
32 में 31वां स्थान पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खेमटा झिंगफुलिया दोहरी किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोरा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि नागपुरी की विद्यापति के नाम से प्रसिद्ध घासीराम का जन्म किस जनजाति में हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों महली जनजाति में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि महली जो होता है शिल्पी जनजाति होता है और इसी जनजाति में घासीराम जी का जन्म हुआ था, जो नागपुरी के महान विद्यापति के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोरबा जनजाति स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो कोरबा जनजाति में जो स्थानांतरित कृषि है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है बियोडा। तो कोरबा जनजाति जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसको कहते हैं बियोडा कहते हैं। कोरबा जनजाति भी दो शाखा में विभाजित है दोस्तों। एक पहाड़ी कोरबा होता है, एक होता है डिहवारी कोरबा। और ये देखें तो गढ़वा जिला में सबसे ज़्यादा निवास स्थान इनको देखने को मिलता है। और अगर गढ़वा ना रहे, पलामू प्रमंडल ऑप्शन रहे, तो पलामू प्रमंडल आपको टिक आउट करना है। पहाड़ी कोरबा जो होता है वो पहाड़ पर निवास करने के कारण इसका नाम पड़ा है। और डिहवारी कोरबा जो है वो गांव में आकर के निवास करने लगे हैं, इसलिए डिहवारी कोरबा में इनको कहा गया है। तो दो शाखा में ये भी विभाजित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति में मरियाह प्रथा का प्रचलन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों खोड़ जनजाति में मरियाह प्रथा का प्रचलन है। और यह भी जनजाति देखें तो 3 प्रजातियों में विभाजित है दोस्तों। आपको खोड़ जनजाति, एक हो जाएगा कुहिया जो पहाड़ी गांव में निवास करती है, एक हो जाएगा आपका डोंगरिया जो पहाड़ की निचली तलों पर रह करके निवास करती है और बागवानी का कार्य करती है, और एक हो जाएगा देसिया समतल भूमि में रहकर कृषि कार्य करती है। तो ये 3 शाखा कुहिया, डोगरिया और देसिया। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति में गांगी अड़िया एवं ओसरा अड़िया एवं पूना अड़िया जैसे फसल पूजा का प्रावधान है। ये हो जाएगा दोस्तों सोरिया पहाड़िया जनजाति में। तो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया आपको पता होगा, 2 आपकी जनजाति पढ़ना है। तो जो सोरिया पहाड़िया होती है इसमें गांगी अड़िया, ओसिया अड़िया, पूना अड़िया का जैसे फसल का पूजा का प्रावधान देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य के रूप में दे होता है। तो एक माल पहाड़िया जनजाति है दोस्तों, इसमें वधु मूल्य में देने के लिए सुअर की प्रथा प्रचलन है। मतलब कि सुअर जो होता है वधु मूल्य के रूप में दिया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। और जो वधु मूल्य देना होता है उसे पून या टांगा कहते हैं। पून और टांगा को नकदी कहते हैं, और बंदी जो होता है वस्तु या सामान के रूप में देते हैं। तो 2 पून या टांगा वधु मूल्य को कहा जाता है, और बंदी एक होता है जो वस्तु के रूप में, सामान के रूप में दे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने सोरिया पहाड़िया का उल्लेख माली एवं सौरी में किया है। तो मेगास्थनीज ने जो अपने पुस्तक लिखा था दोस्तों इंडिका, उसमें इन्होंने माली और सौरी के लिए, जो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया के लिए प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो बैगा जनजाति का जो प्रमुख नृत्य होता है कर्मा, झरपट यो बिमला। तो ये सब 1 लाइनर है, इसको 1 लाइन के तौर पर ही याद रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह बुक पढ़िएगा दोस्तों तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ही मिलेंगे या 1 लाइनर पढ़िएगा वहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चेरो जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। तो बहुत आसान है कि चेरो राजा पलामू में थे और ये पलामू ही इनका मुख्य निवास स्थान है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दीकू शब्द का अर्थ है। तो दीकू शब्द का अर्थ है कि दिक्कत पैदा करने वाला। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार सदान का अर्थ है। तो सदान का अर्थ है दोस्तों कि सत्य होता है और जीवन के प्रति पवित्र दृष्टिकोण रखने वाले लोग को ही
सदान कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? तो बीपी केसरी के द्वारा कहा गया था। तो झारखंड में मूल निवासी सदान को माना जाता है दोस्तों, क्योंकि सदान जो थे यहाँ के मूल निवासी हैं। जैसे कि यहाँ के आदिवासी मूल निवासी, उसी प्रकार सदान भी मूल निवासी है, लेकिन ये गैर आदिवासी है। जैसे कि हम लोग हैं वो क्या है, हम लोग सदान हैं, यानी गैर आदिवासी हैं। तो आदिवासी के रूप में जो चिन्हित हो गए वो आदिवासी, और जो आदिवासी के रूप में चिन्हित नहीं हो गए वो कहा गया सदान। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? तो हो जाएगा नागपुरी, खोटा, पंच परगनिया और कुरमाली। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि नागपुरी, पंच परगनिया, खोटा और कुरमाली जो है ये सदानी की 4 प्रमुख भाषा समूह के अंतर्गत इनको रखा गया है। अगला प्रश्न है कि बेनी राम महता की पुस्तक नागवंशावली के अनुसार झारखंड के प्रथम सदान थे। तो झारखंड के प्रथम सदान माना गया है दोस्तों फनी मुकुट राय, जो बनारस के निवासी थे और झारखंड में आए थे, और मुंडाओं की जो सत्ता था उनको हस्तांतरित किया गया था फनी मुकुट राय को, और इन्होंने अपनी जो राज्य की स्थापना की थी वो नागवंश राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान है। तो प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान जो है वो आर्य हैं, द्रविड़ हैं एवं आस्ट्रिक हैं। तीनों प्रजातीय दृष्टि से इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति समूह में महिलाओं के द्वारा सरहुल प्रसाद लेना और धान बोना प्रतिबंध होता है? तो ये हो जाता है मुंडा जनजाति में, और ये है नेचुरली है दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में भी जब सरहुल प्रसाद आता है तो मेरी माँ जो लोग हैं वो लोग नहीं लेते हैं, और घर में कोई नहीं रहे तो घर के बाहर ही इसको रख दिया जाता है, और इस प्रसाद को जो जेंट्स होते हैं वही बनाते हैं और वही खाते हैं, महिलाएं इसको नहीं छूते हैं। तो ज़्यादातर मुंडा जनजाति में प्रचलित है, लेकिन हम देखते हैं कि लगभग सभी जनजातियों में ऐसा देखने को मिल जाता है, यानी जो गाँव में जैसा जिस जनजाति की बहुलता है वैसा सभी को आचरण करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति की महिलाएं को माझी थान में आना प्रतिबंध है? तो ये हो जाता है संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति जो होती है उसमें महिलाओं को माझी थान में आना जो होता है वो प्रतिबंध होता है। अगला प्रश्न है कि बंदर का शिकार करना किस जनजाति में प्रतिबंध है? तो ये हो जाएगा उरांव जनजाति। उरांव जनजाति जो होती है ये बंदर का शिकार नहीं करते हैं और न ही इसे मारते हैं और न ही इसे खाते हैं उन लोग। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह लसुरा, तापा या इमली का पेड़ होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हो जनजाति। ये सब डायरेक्ट वन लाइनर है, इसको याद ही करना है आपको, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टोटमे जो होते हैं यानी निषेध जो होते हैं वो 5, 6, 7, 8 यही हैं, और उसको एक जगह ले करके आप याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हो जनजाति में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायन प्रथा प्रतिबंध कानून के 2002 के तहत डायन के नाम से प्रताड़ित करने पर अधिकतम दंड का प्रावधान है। तो डायन प्रथा कर किसी महिला को आप कह के प्रताड़ित कर रहे हैं तो अधिकतर जो होता है 1.5 महीना यानी 45 दिन आपको सज़ा हो सकती है, और साथ में ही 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों दंड आपको दिया जा सकता है। तो याद रखना है कि अगर डायन प्रथा से किसी महिला को कहकर आप प्रताड़ित करते हैं, दोषी पाते हैं, तो 1.5 माह की सज़ा और 2000 रुपया दंड दिया जाएगा। और हाँ, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा महिला को डायन करार देने पर, मान लीजिए आप किसी महिला को एकदम कह रहे हैं कि नहीं ये डायन है, तो ऐसी स्थिति में आपको 3 माह की सज़ा हो सकती है। और किसी व्यक्ति के अगर देखें दोस्तों, महिला को आप डायन कह के दुष्प्रचार कर रहे हैं कि फलानवा जो है वो डायन है, ऐसे कह के मतलब प्रचार कर रहे हो अगर उसको, तो ऐसे व्यक्ति को 3 माह की सज़ा, 1000 रुपये का दंड के प्रावधान है। तो इसमें 3 प्रावधान है दंड से संबंधित, इसको याद रखना है कि अगर किसी महिला को डायन करार देते हैं तो 3 माह के सज़ा का प्रावधान है। किसी महिला को अगर आप बदनाम कर रहे हैं, डायन कह के दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में 3 माह की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। और अगर किसी महिला को डायन कह के प्रताड़ित कर रहे हैं और दोषी, तो वैसी स्थिति में दोषी व्यक्ति को 1.5 माह की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस धर्म को स्वतः पुष्ट यानी स्वतः स्फूर्त धर्म का दर्जा दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आदि धर्म को स्वतः स्फूर्त धर्म का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म की आबादी जो है किस क्षेत्र में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम है? तो ईसाई धर्म की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा गुमला में है और सबसे कम अगर देखें तो आपका देवघर जिला में है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि जनजातियों से संबंधित टोटल प्रश्न खत्म हो गए। अब कल हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर कीजिएगा, नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।